हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरओ के मॉक टेस्ट संख्या 5 को। इससे पहले दोस्तों 4 मॉक टेस्ट करा दिए गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आरओ मॉक टेस्ट को वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप चारों टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में आपको 28 प्रश्न जो हैं वो जीएस के होंगे और बाकी जो 12 प्रश्न होंगे वो सामान्य हिंदी के होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी दबा लीजिए और दोस्तों को मत शेयर भी कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हम शुरुआत करेंगे मॉक टेस्ट की। दोस्तों, पहला पार्ट हमारा है सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज का। तो पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं सामाजिक कार्य से, पत्रकारिता से, शांति प्रयास से या फिर फिल्मों से। तो दोस्तों, जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है वो आपका फिल्म जगत से संबंधित पुरस्कार है। ये दोस्तों अमेरिकन अवार्ड है जो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा फिल्म और टीवी के में जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार होते हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इसे प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ये 1944 से इस पुरस्कार को प्रदान करने की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक रहे हैं, बहुत ही फेमस रहे हैं और दोस्तों इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है 2001 में। तो ये एक जाने माने संगीतज्ञ हैं दोस्तों शहनाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पादप ग्रह यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन है जलवाष्प, O2, O3 या फिर CO2। तो दोस्तों, जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस यानी पादप ग्रह गैस नहीं होती है। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो विकिरित किरणों को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। ठीक, तो ऐसी ग्रीन हाउस और जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं दोस्तों उसमें आपका जलवाष्प यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन यानी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो कि रेफ्रिजरेटर्स में प्रयुक्त की जाती हैं इत्यादि प्रमुख दोस्तों आपकी पादप ग्रह गैसें होती हैं। यहाँ पर O2 आपका पादप ग्रह यानी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों पर अंतराशिरीय ऊतक क्षयी चकत्ते किसके कारण प्रकट होते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं HF क्षति। यहाँ पर दोस्तों ये अब थोड़ा लिखने में टाइपिंग एरर थी। यहाँ पर आपका SO2 है ये दोस्तों, SO2 की क्षति। ठीक, SO2 की क्षति, O2 की क्षति या फिर O3 की क्षति। तो दोस्तों, जो आपके पत्तियों में अंतराशिरीय ऊतक क्षयी चकत्ते पड़ते हैं वो दोस्तों SO2 की यानी सल्फर ऑक्साइड, ठीक, सल्फर ऑक्साइड की क्षति के कारण होता है, SO2 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय अवपात में क्या समाविष्ट होता है? अल्फा कण, बीटा कण, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, दोनों। अल्फा कण और बीटा कण दोनों नाभिकीय फॉलआउट यानी नाभिकीय अवपात में समाविष्ट होता है। जो नाभिकीय फॉलआउट होता है दोस्तों उसमें तीनों जो अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको अल्फा और बीटा दोनों दिए गए, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह महासागरीय स्रोत खुले महासागर से संबंधित होते हैं एवं कोई भी एक देश बिना अंतर्राष्ट्रीय सहमति से इनका उपयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों, बताना है कि ये कौन से क्षेत्र होते हैं जो महासागर की सीमा में होते हैं, कोई भी देश इससे खनन नहीं कर सकता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ऑप्शन आपके हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 200 समुद्री मील से परे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 100 समुद्री मील से परे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 19.2 समुद्री मील से परे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 12 समुद्री मील से परे। तो दोस्तों, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 200 मील से परे महासागरीय स्रोत होते हैं वो खुले महासागर से संबंधित होते हैं एवं कोई भी देश बिना अंतर्राष्ट्रीय सहमति के इनका उपयोग नहीं कर सकता है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दोस्तों भारत जो है वो हिंद महासागर से मैग्नीज के खनन का अधिकार मिला हुआ है जो उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी 200 समुद्री मील के अंतर्गत होगा, इसीलिए भारत वहाँ से मैग्नीज का उत्खनन करता है। अदरवाइज जो 200 समुद्री मील से परे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कोई भी देश खनन नहीं कर सकता जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति नहीं बनती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न है, पंचपतमाली निक्षेप सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेप हैं जो निम्न राज्य में स्थित हैं। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या राजस्थान। तो दोस्तों ये आपका सही जवाब होगा उड़ीसा। ठीक, जो पंचपतमाली है यानी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ निक्षेप है वो उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन है आपके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक, और दोस्तों यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त एसिड होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका होता है। और जबकि दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो दोस्तों इसको रसायनों का सम्राट कहा जाता है। ठीक, और इसका उपयोग दोस्तों बैटरी में किया जाता है और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। तो आपको यहाँ याद रखना HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन रहा, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है नागभट्ट, वत्सराज, हर्षवर्धन या फिर मिहिर भोज। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही होगा। गुर्जर जो 8वीं शताब्दी में दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ठीक, और देवराज, वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय इस वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक हुए। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शक्तिशाली सम्राट था। ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो था वो नागभट्ट इसने स्थापना की थी, जबकि जो मिहिर भोज है वो आपका प्रतिहार वंश का शक्तिशाली सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध निम्न जिनमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था कौन था। युद्ध है आपके बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों सबसे जो निर्णायक युद्ध रहा वो है आपका बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों अंग्रेजों की नींव यहाँ पर भारत में जमाने में महत्वपूर्ण और निर्णायक रहा। दोस्तों ये जो 1764 में युद्ध हुआ था बक्सर का, ये सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना तथा भारत की तरफ से दोस्तों मीर कासिम थे, शुजा-उद-दौला थे तथा शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेना के मध्य इस युद्ध का प्रारंभ हुआ था। इसमें दोस्तों अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी और यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ जिसने अंग्रेजी प्रभुत्व को भारत में संस्थापित किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की दोस्तों स्थापना 1920 में की गई थी और यह कांग्रेस के अंतर्गत श्रमिक आंदोलन से संबंधित संगठन था और लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ कथन दिया है और कारण दिया है। कथन का अध्ययन करना, फिर इसके बाद कारण का, और आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपका कथन है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण है भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों दोनों सही हैं, क्योंकि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवात अधिक आते हैं, सही बात है। और क्यों आते हैं, रीजन है भारत का जो पूर्वी तट है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज की थी, इसीलिए उनको 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है, इस घटना में दोस्तों जो लाइट है, प्रकाश है, अगर किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको चयन करना है कि क्या गलत दिया गया है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ऑप्शन है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यही वाला आपका गलत है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो इच्छा पर निर्भर करते हैं राज्य की। ये कोई मतलब जरूरी नहीं है इन सिद्धांतों को मानना। जो
ये दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं ये शुरुआत में संविधान में नहीं दिए गए थे, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें संविधान में भाग 4 में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया और 4 का के अनुच्छेद 51 का में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था करी गई। और दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान में शामिल किए गए थे। शुरुआत में दोस्तों 10 शामिल किए गए थे, बाद में फिर से संविधान संशोधन हुआ और एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ के टोटल अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ दोस्तों हमें मैच करना है सूची 1 का सूची 2 से। सूची 1 में दिया गया संविधान के अनुच्छेद, तो सूची 2 में दिया गया संविधान के विषय, किस विषय से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। अनुच्छेद 14 दिया गया है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 14 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है और अनुच्छेद 41 में काम करने के अधिकार की बात करी गई है और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था की बात करी गई है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला या फिर डीजल। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा दूसरा पार्ट, हाइड्रोजन। इसलिए क्योंकि जब दोस्तों हाइड्रोजन वायु में जलता है तो इससे केवल जल वाष्प उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस प्रकार यह सबसे स्वच्छ और पूर्णतः अप्रदूषक ईंधन है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भूजोत का छोटा आकार। तो दोस्तों ये जो आपका है सहकारी कृषि, इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि किसी की निम्न उत्पादकता हो रही है, क्योंकि दोस्तों सहकारी कृषि में क्या होता है, कृषि के विकास करने का ये एक साधन होता है। इसमें दोस्तों छोटे छोटे किसान सम्मिलित रूप से कृषि के विकास के लिए प्रयास करते हैं, जबकि जनसंख्या दबाव से कृषि की गुणवत्ता और निम्न उत्पादकता हो रही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की वजह से भी कृषि की उत्पादकता घट रही है और भूजोत का छोटा आकार होना भी कृषि की उत्पादकता को घटाने का एक कारण है, जबकि सहकारी कृषि भूमि जो कृषि है उसकी उत्पादकता को बढ़ाने का एक उपाय है। नेक्स्ट देखते हैं। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। तो दोस्तों जो धातुएं होती हैं तो वो अम्ल से हाइड्रोजन को घटा देती हैं। जो क्षारीय धातुएं होती हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन को हटाकर लवण बना देती हैं। जैसे अगर हम बात करें H2SO4, ये एक अम्ल है। ठीक, अगर इसकी सोडियम से अगर हम क्रिया कराएं तो दोस्तों ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4। ठीक, हाइड्रोजन इससे विस्थापित हो जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। ऑप्शन है लैगून, अलवण जल झील, ज्वालामुखी झील या कार्स्ट झील। तो दोस्तों यहाँ तीसरा पार्ट आपका सही हो जाएगा, ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील बनती है, तीसरा पार्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है, घरेलू शाक अपशिष्ट, तिलहन, भूमि भूसी की टिक्कियाँ, नया पशु मलमूत्र, अपघटित हो रहे सिम्ब पादप। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा पार्ट सही हो जाएगा। जो हरी खाद जो प्राप्त की जाती है वो अपघटित हो रहे सिम्ब पादप से प्राप्त की जाती है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण में शामिल हैं जीवेतर कारक, जीवेतर माने कि अजैव कारक, जैव कारक, दूसरे ऑप्शन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चौथे में अजैव और जैव कारक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा है ऑप्शन ही सही होगा। पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्राणियों में सभी जीवित प्राणी और निर्जीव प्राणी, जीवित प्राणी यानी जैव कारक और निर्जीव प्राणी यानी अजैव कारक, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों इनके अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा सभी निर्जीव कारकों के साथ क्रियाशील रहने वाले सभी सूक्ष्म जीव शामिल हैं। ठीक, यानी आपके जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कारक जो हैं पर्यावरण में शामिल करे जाते हैं। यहाँ पूछा गया उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, पैम्पास, कोयल पिच यानी डाउन, स्टेप्स या प्रेरी।
तो दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण ठीक घास के मैदान हैं, तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों इनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों इन्हीं शीतोष्ण घास के मैदानों को दक्षिणी अमेरिका में पंपास कहा जाता है। और अगर अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की, तो दोस्तों इनको बेल्ड के नाम से जाना जाता है। एशिया में इन्हीं शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में मुंबई के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, मुंबई। और दोस्तों इसे नया सेवा नाम से भी जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। यह भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ठीक, मुंबई बंदरगाह से दबाव कम करने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के रूप में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। वर्तमान उपभोग पूर्वानुमति के लिए फार्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हार्ड प्रतियाँ इससे प्राप्त की जाती हैं, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर या रिकॉर्डर। तो दोस्तों हार्ड प्रतियाँ जो है वो कंप्यूटर द्वारा निकाली जाती हैं। और दोस्तों कंप्यूटर द्वारा जो प्रिंटेड यानी मुद्रित कॉपी होती है उसे हार्ड प्रति कहा जाता है। और ये कंप्यूटर से प्रिंटर को कमांड दिया जाता है तो प्रिंटर इसको निकालता है, इसे प्रिंट आउट भी बोला जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, प्रिंटर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? दोस्तों जो मृदुतक कोशिका होती है जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ को संग्रहित करती है उसे आइडियोब्लास्ट कहा जाता है। आइडियोब्लास्ट माने कि विचित्र कोशिका, उसे विचित्र कोशिका कहा जाता है दोस्तों। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है नमक का रासायनिक नाम बताना है। तो दोस्तों नमक का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका होता है सोडियम क्लोराइड, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है? रेड पांडा ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है। अगला पार्ट देखेंगे दोस्तों, सामान्य हिंदी का है। इसमें 12 प्रश्न हैं जो कि जो पार्ट पूछे जाते हैं सारे पार्ट के 2-2 प्रश्न कंप्लीट लिए गए हैं, क्योंकि 60 प्रश्न आते हैं और यानी 6 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक टाइप के प्रश्न के 2-2 प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं, वाक्य में विशेष बताना। विशेष माने जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी जो संज्ञा शब्द होता है वो विशेष कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर चप्पलें जो हैं वो आपकी विशेष हैं, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये मोटी और मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दृढ़ विशेषण शब्द की उत्तमावस्था। दोस्तों उत्तमावस्था विशेषण की वो अवस्था होती है जो किसी दो चीज़ों के बीच तुलना का कार्य करती है। तो इसकी जो उत्तमावस्था होगी वो होगी दृढ़तर। ठीक, सॉरी यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होगा आपका, दृढ़तम। ये ऊपर चला गया है। जैसे आपकी पुस्तक या आपकी कोई वस्तु मेरी वस्तु से ज़्यादा दृढ़तम है, तो ये इसकी उत्तमावस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तत्सम शब्द का चयन करना है, गहरा, तीखा, अटारी या निकृष्ट। तो दोस्तों यहाँ पर निकृष्ट शब्द है वो आपका तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसमें भी दोस्तों तत्सम शब्द का चयन करना। भविष्य, शीशा, मानुष, जींस। तो दोस्तों जो भविष्य है यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है। मानुष का तत्सम शब्द दोस्तों मनुष्य होता है। मनुष्य जो है वो तत्सम होता है, जबकि मानुष जो है आपका वो तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो तिलांजलि की वर्तनी शुद्ध क्या होगी? दोस्तों जो तीसरे ऑप्शन में लिखा है तिलांजलि, यही शुद्ध वर्तनी होगी तिलांजलि की। नेक्स्ट है माननीय की शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें भी जो तीसरे ऑप्शन में माननीय दिया है यही शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट है पावक का पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों पावक का जो पर्यायवाची होगा वो आपका दूसरा ऑप्शन हुताशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। धरती का पर्याय यहाँ बताना है दोस्तों। तो धरती का पर्याय अचला होता है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है शांत का विपरीतार्थक बताना है दोस्तों। ठीक, तो शांत का होता है उद्विग्न। शांत मतलब जो शांत बैठे, और उद्विग्न मतलब जो चिंतित हो, मतलब शांति से ना रहे। अगला प्रश्न है मौन का विलोम शब्द कौन सा होगा। मौन का दोस्तों विलोम होगा मुखर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, दोस्तों जो सदा दूसरों पर संदेह करे वो संकालु कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, तो दोस्तों जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे गीतीत कहा जाता है। जिसने इंद्रियां जीत ली उसे दोस्तों जितेंद्रिय बोला जाता है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। लेकिन जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर ही हो दोस्तों, उसके लिए एक शब्द आता है गीतीत, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।